एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। क्यों कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के, क्यों कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के। महंगाई नागिन सी डसती, महंगाई नागिन सी डसती, ताले बंद दुकानों के, शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के। बुझती उम्मीदों को फिर से पंख लगाने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। देश का नारा नमो नमो, हर एक पुकारा नमो नमो, बस एक सहारा नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। धरती अंबर पातालों में वैभव लुटता घोटालों में, धरती अंबर पातालों में वैभव लुटता घोटालों में, जनता जीती तिल तिल मर के। नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोदी जी की ये चुनाव प्रचार सभा अनोखी है क्योंकि इस सभा में अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के उपयोग से आज मोदी जी लगभग 18 राज्यों में एक साथ 100 से भी अधिक स्थलों पर लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आज से पहले तारीख 11, 14 और 17 अप्रैल को इसी प्रकार मोदी जी 20 से भी अधिक राज्यों में 100 स्थलों पर एक साथ लाखों लोगों से जुड़े थे। इन दिनों मोदी जी देश भर में भ्रमण कर अनेक स्थलों पर उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में राजस्थान तक भारत विजय रैलियों द्वारा लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी करीबन 200 से भी अधिक रैलियों में वो लोगों से रूबरू होंगे, लेकिन जहां वो खुद नहीं पहुंच सके हैं, उन सभी देशवासियों से जुड़ने का, रूबरू होने का ये 3D होलोग्राम तकनीक का माध्यम उन्होंने अपनाया है। टेक्नोलॉजी का इतना उत्तम उपयोग लोगों से जुड़ने के लिए मोदी जी ही सोच सकते हैं। मोदी जी आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आपके पास हैं, ऐसा एहसास कराएगी ये टेक्नोलॉजी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही देश के लोगों से जुड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाती रही है और मोदी जी ने तो अपनी कार्यशैली में टेक्नोलॉजी के उत्तम उपयोग को हमेशा प्राधान्य दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, ब्लॉग, गूगल हैंगआउट और बहुत ही सफल चाय पे चर्चा के प्रयोग के बाद अब मोदी जी ने अपनाया है ये 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का माध्यम ताकि वो आपसे जुड़ सकें। पिछले गुजरात चुनाव में भी मोदी जी ने इसी तकनीक का उपयोग जनसंपर्क, जन शिक्षण व प्रचार के लिए किया था, जिसे लोगों का उत्साहपूर्ण आवकार मिला था और इस छोटे पैमाने के प्रयोग ने भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी सभा होने का विश्व कीर्तिमान प्राप्त किया। आने वाले दिनों में मोदी जी कई बार इस प्रकार इसी 3D होलोग्राम तकनीक से एक साथ कई स्थलों पर लाखों लोगों से जुड़ेंगे। जरा सोचिए, जो अपने देश के लोगों से जुड़ने के लिए इतना तत्पर हो, वो उनके विकास के लिए, देश के विकास के लिए कितना सेवा तत्पर होगा।
आपसे जुड़ने के लिए यदि मोदी जी ने विशेष रूप से ये टेक्नोलॉजी अपनाई है, तो आपके विकास के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ नया सोच रखा है और उनकी इस लगन से प्रेरित होकर कई लोग दिन रात एक करके ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी की पहचान है उनका निराला नेतृत्व, इच्छा शक्ति, फौलादी इरादे, कर्मठता, संकल्प शक्ति, सामर्थ्य, ईमानदारी, पारंपरिक मूल्यों का जतन करती आधुनिक कार्यशैली। ऐसे दिव्य भव्य भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नए पंख हैं, नई उड़ान, नई दिशा में नए साहस हैं जिनकी पहचान। नहीं कोई ताकत जो इनके रोके प्रयास, निश्चय कर चुका देश इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो शासक नहीं सेवक बनकर 21वीं सदी में भारत को फिर एक बार विश्व गुरु के रूप में देखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। सुशासन के लिए तड़पती नई पीढ़ी, देश का युवा जिनके लिए सिर्फ वोटर नहीं पावर है। सुशासन द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सर्वपंथ समभाव जिनका संकल्प है, जो दिल नहीं पॉलिटिकल विल में विश्वास रखते हैं, देश के विकास के लिए एक्ट नहीं एक्शन, कमिटी नहीं कमिटमेंट चाहते हैं, जो समाज को तोड़कर नहीं जोड़कर विकास चाहते हैं, जिनके लिए राजनीति नहीं राष्ट्रनीति सब कुछ है, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके भाषण के लिए। देशवासियों को नमस्कार। मैं आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का दौरा करके अहमदाबाद पहुंचा हूं, लेकिन मुझे आपके पास आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अचानक अभी शाम को गुजरात के कुछ हिस्सों में बहुत बड़ी आंधी आई, तेज हवा चल पड़ी, बारिश भी बहुत हुई, ओले भी गिरे, कई जगह पे पेड़ भी गिर गए। तो आकर के ही मैं जरा परिस्थिति की जानकारी लेना चाहता था। तो मैं मेरे अफसरों के साथ रिव्यू कर रहा था, क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और इसके कारण मुझे आपके बीच पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ। भाइयों बहनों, ये चुनाव अब उसके मध्याह्न पर पहुंच चुका है। पहले दौर में जिन्होंने मतदान किया, करीब 232 सीटों का मतदान हो चुका है।
और जो खबरें आई हैं, इतना भारी मतदान पार्लियामेंट में, वो एक नई आशा को लेकर के आया है। इतना बड़ा मतदान ये अपने आप में एक नया विश्वास जगाने आया है। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि नौजवानों ने और महंगाई के कारण मर रही महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसा नीचे से जो खबर आती है उससे लगता है। भाइयों बहनों, ये पहली बार ऐसा चुनाव है कि जिसमें सत्ता दल मैदान छोड़ के भाग रहा है। ऐसा कभी होता नहीं। उनके दिग्गज चुनाव में खड़े रहने से मना कर दिया। उनके साथी दल सरकार में साथ हैं, लेकिन सरकार छोड़ के भागे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर उनके उम्मीदवारों ने नामांकन तक वापस ले लिए। मैं मतदाताओं को इससे एक बात कहना चाहता हूं। मेरे मतदाता भाइयों बहनों, मेरे भारत के भाग्यदाता भाइयों बहनों, आप सोचिए आपकी ताकत कितनी बड़ी है। बड़े बड़े दिग्गज आपसे कैसे कांप रहे हैं। और लोकतंत्र में इस ताकत को हम जितनी बढ़ाएंगे, एक एक मतदाता अपनी इस ताकत को जितना ज्यादा समझेगा, उतना ये राजनीतिक दल, ये राजनेता, ये सरकारें आपको जो टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं ना, वो बंद हो जाएगा। वो आपको हिसाब देना शुरू करेंगे, वो आपसे डरेंगे। भाइयों बहनों, 60 साल ऐसे गए जैसे उनको आपकी परवाह नहीं थी। आप मुझे बताइए, 60 साल में सरकार में बैठे हुए किसी ने आपको आकर के हिसाब दिया है? कहाँ है? और आप भी इतने भले भोले हैं कि इनको माफ कर देते हैं। आप मुझे बताइए, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे ये इंटरनेट पर जाते हैं। आपके जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी घर में है ना, इनके सब ये गूगल गुरु के स्टूडेंट हैं। उनको बताइए, ढूंढ के निकाल देंगे कि 2004 में और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आपको क्या वादे किए थे, और उन वादों के भरोसे आपने उनको वोट दिया था। इंटरनेट पे, कांग्रेस की वेबसाइट पे सब मौजूद है। अब पता नहीं है, मेरे भाषण के बाद वो हटा दे तो बात अलग है, लेकिन है। आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा था कि 5 साल में वे हिंदुस्तान के अंदर झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्त ये देश बना देंगे। कहीं पर भी झुग्गी झोंपड़ी नहीं होगी। जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनको पक्का घर मिलेगा, ये उन्होंने वादा किया था। आप अपने अगल बगल में देखिए, आप जिस शहर के रहने वाले हो, कल्पना करो, मुझे बताइए, एक झुग्गी झोपड़ी हट करके उन गरीब को मकान मिला है? अगर मिला है तो मैं आपको कहता हूं, आप जरूर कांग्रेस को मदद कीजिए। लेकिन अगर नहीं मिला है तो ये धोखेबाजी। क्या लोकतंत्र में धोखेबाजी को कोई स्थान होता है भाई? नहीं होता है। मेरे भाइयों बहनों, धोखेबाजी को स्थान नहीं होता है।
मैं ये तो मानता हूं कि चलो भाई कुछ काम हम तय करें, कोई मुसीबत आ जाए, एक आध काम रह जाए, तो राजनेताओं का, सरकारों का जिम्मा बनता है कि वो बताएं कि भाई ये बातें थी, इसके कारण नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अहंकार सातवें आसमान पर है, सातवें आसमान पर भाइयों। वे जनता को जवाब देना अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते। आधा चुनाव हो गया, क्या आधे चुनाव में एक बार भी उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी के गरीबों के लिए जो वादा किया था उसका क्या हुआ? मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप अपने गांव में झुग्गी झोपड़ी इलाके में जाकर के पूछिए क्या हुआ। भाइयों बहनों, इनको कोई परवाह नहीं है, और इसलिए मतदाता इस बार जागरूक हुआ है और कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग रही है। आज जो सरकार में आप बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, चुनाव में खड़े रहने को तैयार नहीं है। क्या लोकतंत्र का यही हश्र होगा? क्या आप जब तक मलाई खाने मिले मां खाते रहो और जब एग्जाम आए तो भाग जाओ? ये भागते रहे। भाइयों बहनों, ये हमारे राहुल भैया इन दिनों एक बात बार बार रट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सोच अलग है, कांग्रेस एक सोच है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, इससे आगे भी कोई वाक्य आपको पता है क्या? जिस सोच की आप बात कर रहे हो वो सोच है क्या? जरा बताओ तो। आपकी पीन वहीं अटक गई है, आपका ग्रामोफोन रिकॉर्ड आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपके सलाहकारों को बुलाओ, वो जरा आपको एजुकेट करें। लेकिन आपने समय समय पर जो कहा है उसको अगर मैं आपकी सोच मानूं तो इस देश के लिए आपकी सोच सबसे बड़ा खतरा है। आपके लिए भारत ये मातृभूमि है क्या? आपको जरा मेरा सवाल चुभेगा, लेकिन आपके व्यवहार से हमें लगता है कि कांग्रेस के लिए भारत ये मातृभूमि नहीं है। कांग्रेस के लिए भारत मात्र भूमि है, सिर्फ भूमि है, मात्र भूमि है। हमारे लिए मातृभूमि, आपके लिए मातृभूमि। और तभी तो आपका परिवार जमीन के कारोबारों में सवालिया निशान के साथ आज देश के सामने एक प्रश्न बनकर के खड़ा हो गया है। आपके लिए सोच क्या है? हमारे लिए भारत ये मातृभूमि है, आपके लिए भारत ये मात्र भूमि है। हमारे लिए भारत ये मदरलैंड है, आपके लिए भारत ये सिर्फ मदर्स लैंड है। हमारे लिए भारत ये मां है, आपके लिए भारत आपकी मां का है। यह आपकी सोच है। और तब जाकर के चुनाव से भी ऊपर बहुत कुछ सोचने को होता है। इसी के कारण देश दुर्दशा से भुगत रहा है। आपने क्या गरीब को मजाक नहीं बना दिया है? क्या गरीब सिर्फ आपकी मतपेटियों को भरने के लिए और उसका कोई जिंदगी नहीं है? मानवता नाम की कोई चीज होती तो राजनीति से ऊपर उठ करके
गरीबों के लिए कुछ करने के लिए आप सोचते। इंदिरा गांधी के जमाने से आप लोगों के मुंह से गरीबों के लिए हम भाषण सुनते आए हैं, और जब भी चुनाव आता है तो आप गरीब की माला जपना शुरू कर देते हैं। गरीब 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 गीत गाते रहते हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है? राहुल भैया, आपने कहा था गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, गरीबी ये तो मन की अवस्था होती है। ये बात किसी के गले उतरेगी क्या? आपके लिए गरीबी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपके लिए गरीबी ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए गरीबी आपकी निजी जिंदगी को ढकने के लिए एक सहारा है। और इसलिए आपने कभी गंभीरता से गरीबों के दुख दर्द को समझा नहीं है। हमारे लिए गरीबी ये सिर्फ मन की अवस्था नहीं है, हमारे लिए गरीब ये दरिद्र नारायण है। और महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, इन महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि समाज के आखिरी व्यक्ति की अगर सेवा नहीं करोगे, अगर दरिद्र नारायण की सेवा नहीं करोगे, तो आप अपने कर्तव्य से अलग हो गए हो, मुखर गए हो। भगवान की खातिर ऐसा हम न करें। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, आप ही की सरकार के, आप ही के प्रधानमंत्री, वैसे अब कहना कठिन है कि प्रधानमंत्री जी सरकार चलाते थे कि नहीं चलाते, बड़ा विवाद हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के उनके ही एक साथी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखे और उस किताब में कहें कि ये निर्णय वहां नहीं होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल से देश ने मां बेटे की सरकार देखी है, मां बेटे की सरकार ही चली है, और मां बेटे की सरकार ने हमें कहां पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, मैं पिछले 6 महीने से राहुल भैया का, उनकी माता जी का और अभी अभी उनकी बहन का भाषण सुन रहा हूं, और वो लगातार कह रहे हैं। एक बार तो CII के कार्यक्रम में 6 महीने पहले राहुल भैया बोले थे कि पता नहीं कुछ लोग ऐसी हवा बना रहे हैं कि देश इतनी समस्याएं अचानक दूर हो जाएगी, कोई सफेद घोड़े पर राजकुमार आएगा और राजकुमार सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। ऐसा मजाकिया लहजे में राहुल भैया ने भाषण सुनाया था। फिर उनकी माता जी भी बोलती है, कोई एक व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास छड़ी है, जादूगर हूं, मैं सब कर लूंगा। फिर आपकी बहन भी वही बोलती है। तो मैं बहुत सीरियसली 6 महीने से सोच रहा था कि आपके दिमाग में ये व्यक्ति कौन है, ये कौन जादूगर आपके दिमाग में है, आपको क्या लगता है ये कौन जादूगर आएगा ये सब जादू कर देगा। मुझे बहुत सोचने के बाद भी कोई चेहरा नजर नहीं आता था। मैं सोचता था कभी न कभी आप नाम बता दोगे कि जादूगर कौन आपके दिमाग में है, छड़ी लेकर के आकर के समस्याओं का समाधान कर देगा कौन है। लेकिन अभी अभी अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने खुलासा कर दिया कि ये जादूगर कौन है जिसके जेब में
4 साल पहले 1 लाख रुपया था, जो मुश्किल से 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसी कैसी जादुई ताकत, ऐसी कैसी छड़ी उसके हाथ में, ऐसे कौन से सफेद घोड़े पर बैठ के वो सवार होके आया कि आपका जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल के भीतर भीतर 300 करोड़ रुपया हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, आप बताइए, अब मेरे सामने बैठे हो, आपके गांव के, आपके शहर में ऐसा कोई जादूगर है कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो, 10वीं कक्षा तक पढ़ा हो और 300 करोड़ का मालिक हो जाए? मेरे सामने बहरानपुर वाले दिखते हैं और उधर मुझे सूरत सिटी दिखता है। दोनों तापी के किनारे हैं। जरा बरहानपुर वाले, जरा जोर से मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके, आपके शहर में कोई है जो 1 लाख रुपया को 3 साल में 300 करोड़ बना दे? जरा बरहानपुर वाले मुझे जवाब दें, हाथ ऊपर करके जवाब दें, मैं देख रहा हूं आपको। ये सूरत सिटी वाले, ये बरहानपुर वाले, वाह, बरहानपुर वालों ने हाथ ऊपर करके बता दिया कि उनके गांव में कोई नहीं है जो, भाइयों बहनों, मैं इधर अलीराजपुर देख रहा हूं, मैं बिकलोरी देख रहा हूं, मैं यहां पर सिरसागंज देख रहा हूं। आप सबका उमंग उत्साह मुझे नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जो पाप चल रहे हैं ना, आप देखिए, इतनी सारी बातें आई, ये कोई जवाब दे रहे हैं क्या? क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है कि नहीं? इतना बड़ा गंभीर मसला खड़ा हुआ है, मां बेटे की सरकार के परिवार के सीधे लोग, उनके सामने सवालिया निशान खड़ा हुआ है। वे मौन क्यों है, चुप क्यों है? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, आप तय करो। और अगर जवाब नहीं देते हैं, मतलब दाल में कुछ काला है। और कभी कभी तो लगता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है भाइयों। और कोयले के हाथ से रंगे हुए लोगों की दाल काली होना बड़ा स्वाभाविक है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, आज देश की स्थिति क्या है? किसान के घर में अगर 2 या 3 बेटे हैं तो किसान क्या चाहता है? वो चाहता है भाई 1 बेटा खेती करेगा, 2 बेटे शहर में जाए, कहीं नौकरा धंधा करे, कारखाना लगाए, व्यापार करे, वो कुछ करे। अब परिवार में सब लोग खेती पर नहीं चल सकते। ये होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये हुआ कि देश की 2/3 नई पीढ़ी, उसको अब खेती के सिवाय नए रोजगार की जरूरत पड़ेगी। परिवार का 1 ही बेटा खेती में काम आएगा, बाकी 2 या 3 बेटे होंगे, उनको खेती के सिवाय कोई न कोई काम खोजना पड़ेगा। क्या हम देश में विकास नहीं करेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा क्या? 1 बेटा तो खेती से गुजारा कर लेगा, बाकी 2 या 3 बेटे क्या करेंगे, कहां जाएंगे? इसलिए मेरे साथी नौजवान मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, ये सारी इनकी भाषणबाजी आपको रोजगार की गारंटी नहीं देती है। अगर विकास नहीं होगा, अगर उद्योग नहीं लगेंगे, अगर नौजवानों को रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, तो जिस भारत के पास
सबसे ज्यादा युवा होने का गर्व हो रहा है, वो भारत इसी युवाओं के बोझ से दब जाएगा। भाइयों बहनों, अनाप शनाप भाषा, आधे चुनाव पूरा होने के बाद कांग्रेस के नेताओं के बयानों का स्टडी करने जैसा है। अचानक एकदम उन्होंने संतुलन खो दिया है। 232 के पोलिंग के पहले उनके कुछ छोटे मोटे नेता कुछ गाली गलौज करते रहते थे, लेकिन 232 के पोलिंग के बाद इनके चेहरे की नसें बदल गई है, पसीना छूट रहा है। और मैं स्मृति ईरानी जी को बधाई देता हूं। अभी तो 10 दिन पहले उनका कैंडिडेट तय हुआ अमेठी में। 10 दिन पहले उनका कैंडिडेचर तय हुआ और 10 दिन में अमेठी के सकल सूरत उन्होंने बदल दी है। मां को भागना पड़ा, बेटे को बचाओ, बेटे को बचाओ, और मां को जाकर के भाषण करना पड़ा कि इंदिरा जी ने आपको राजीव गांधी दिए थे और आपने संभाला था। मैंने 2004 में राहुल आपको दिया और आप अमेठी वालों का काम है कि मेरे बेटे को संभालना। ये भाषण किया उन्होंने। स्मृति ईरानी जी और अमेठी के भाजपा के कार्यकर्ता बधाई के पात्र है कि उन्होंने राहुल भैया का पसीना उतार दिया है। मैडम सोनिया जी घबराई हुई है। मां बेटा की सरकार, इस संसद में मां बेटे होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल या निशान खड़ा हो चुका है। और मैं स्मृति ईरानी जी को इसके लिए लाख लाख बधाई देता हूं। वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। किसी ने तो हिसाब मांगा और पसीना छूटने लगा है। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। और इसी के तो भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम विकास की जो योजना बना के चल रहे हैं, दो 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। और भारत की आजादी के 75 साल होंगे भारत की आजादी के 75 साल होंगे। हम जरा सोचें, देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश के महापुरुषों ने जिंदगी जेलों में खपाई। अनेक महापुरुष फांसी के तख्त पर चढ़ गए। अनेकों पीढ़ियां भारत मां को आजादी दिलाने के लिए खप गई। इन महापुरुषों को याद करके क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम जब आजादी के 75 साल मनाएं, तब कैसा हिंदुस्तान उनके चरणों में पेश करें। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में राजनीति प्रेरणा नहीं है, राष्ट्र नीति ये मेरी प्रेरणा है। मैं राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर के सार्वजनिक जीवन में आया हूं। हमारे लिए राजनीति धंधा नहीं है। कोटि कोटि भारतवासियों की आशा अरमान पूरा करने के लिए इस जिंदगी खपा देने का
एक मकसद है, एक संकल्प है। त्याग और समर्पण की भावना से प्रेरित होकर के हम आपकी सेवा में आए हैं। और तब जाकर के मन में विचार आता है, क्या आजादी के 75 साल जब हम मनाएं, इन महापुरुषों के बलिदानों को याद करके मनाएं, और उनको हम कह सकते हैं कि हमारे 60 साल जैसे गए वैसे गए। लेकिन आने वाले जो समय मिला है, आजादी के 75 साल पहले 6-7 साल मिले हैं, हम 7 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास उसके रहने के लिए पक्का घर न हो। क्या ये सपना नहीं देख सकते हैं? और पक्का घर हो, घर पे छत हो, घर में नल हो, नल में पानी हो, बिजली का करंट आता हो, बिजली मिलती हो, टीवी देखने की इच्छा हो तो चलता हो, मां बीमार हो तो पंखा चलता हो, बच्चे को पढ़ना हो तो रात को उजाला हो, कंप्यूटर पहुंच जाए तो पहुंचना चाहिए, अच्छी शिक्षा हो। कोई घर ऐसा ना हो जहां शौचालय ना हो। आजादी के इतने सालों के बाद हमारी माताएं बहनें खुले में शौच के लिए जाए, पीड़ा होती है भाई, ये पीड़ा होती है। इस स्थिति को बदलना है और मुझे आपकी मदद से बदलना है। आपकी मदद के बिना होने वाला नहीं है। मदद आपको करनी है और मुझे विश्वास है, मेरा जो मंत्र है ना, सबका साथ सबका विकास, आपका साथ मिलेगा, आपका विकास होगा। इस मंत्र को लेकर के जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना मकान होगा, मकान पे छत होगी, घर में नल होगा, नल में पानी होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, घर में शौचालय होगा, नजदीक में स्कूल होगी, बुजुर्गों को बीमारी में दवाई की व्यवस्था होगी। ये काम करना है मुझे, भले ही लोगों को एक छोटा काम लगता होगा, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि इसी काम से हम हिंदुस्तान के जीवन को बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, मैंने पिछली बार भी मेरी 3D सभा में कहा था पानी के संकट के विषय में, और उस सभा के बाद मुझे कई लोगों के ट्विटर आए, फेसबुक पर कमेंट आए, ईमेल आए, हमारे वॉलंटियर को लोग मिले, सबने कहा सचमुच में मोदी जी ने बहुत मन की बात बताई, ये पानी बड़ा संकट है। भाइयों बहनों, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। अगर आपका बेटा बेरोजगार है तो जितनी चिंता आपकी है उतनी ही चिंता मेरी है। आपकी बेटी स्कूल से शाम को देर से घर आए और आपके आंख में आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, चिंता सताती है। आपकी बेटी की जितनी चिंता आपको है उतनी ही चिंता मुझे है। मैं वो राजनेता नहीं हूं जो ये कह दूं कि बेटियों को कह दो शाम को जल्दी घर आ जाए। सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम है उन बेटियों को सुरक्षा देना, सम्मान से जीने के लिए हमारी बेटियों को अवसर मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, 21वीं सदी का हिंदुस्तान, हम कब तक हमारी बेटियों को अवसरों से वंचित करेंगे? कब तक उनको उनके जिंदगी के फैसलों में हम रुकावट बनेंगे? भारत का भाग्य बदलना है तो हमारी इन बेटियों की ताकत को भी हमने अहमियत देनी पड़ेगी, उनकी शक्ति को स्वीकारना होगा। भव्य भारत, दिव्य भारत बनाने के लिए हमारी बेटियों की ताकत को कम ना आंका जाए, और इसलिए हमारी योजना में बेटियों के सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन का हमारा बहुत आग्रह है। नौजवान को रोजगार का अवसर मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है।
आज की सभा में कई ग्रामीण इलाके भी है, क्योंकि अब 3D बहुत पॉपुलर हो गई है और इसके लिए 3D में ज्यादा लोग आने लगे हैं। गांव-गांव से लोग भी आते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ जो किसान भाई बैठे हैं, मुझे उनके लिए एक बात बतानी है। देखिए, हमारे यहाँ अभी मैं जलगांव गया था, तो सारे किसान बेचारे रो रहे थे। बोले साहब, हम कपास की खेती करते हैं, महाराष्ट्र में कपास बेचते हैं, 4,000 रुपये मिलता है। हमें गुजरात जाकर के बेचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमको 6-7 हज़ार रुपये मिलता है। ये असंतुलन क्यों? उसको बेचारों को इतना खर्चा करके यहाँ आना पड़ता है क्यों? इसका कारण है, हमने कोई व्यवस्था को विकसित नहीं किया है। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है, एक राज्य में एक होती है, दूसरे राज्य में दूसरी होती है। घोषणा कर देते हैं, किसान से लेते नहीं है, किसान तो मरता है। इस बार हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, कभी ये किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। किसान के नसीब को इस प्रकार से रौंद दिया नहीं जा सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि अब खेती में जो लागत लगेगी, बीज का खर्चा होगा, पानी का खर्चा होगा, बिजली का खर्चा होगा, मजदूरी लगेगी, फर्टिलाइजर लगेगा, दवाइयाँ लगेगी, अनेक प्रकार के खर्चे लगते हैं। जो आपकी लागत लगी है, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा और फिर जो कीमत बनेगी वो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनेगी। फॉर्मूला फिक्स होगा, कोई किसान को अब लूट नहीं पाएगा, किसान को मरने की नौबत नहीं आएगी। ये काम एक नए तरीके से हम सोच रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने मेरे भाषण सुने हैं, मैं हिंदुस्तान भर में घूम रहा हूं, कोटि कोटि जनों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। अरबों कोटि कोटि लोगों की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आपका प्रेम है, आपका विश्वास है, जिसके बदौलत मुझे आपके लिए जीने का, आपके लिए जूझने का, आपके लिए जीवन खपा देने का हर दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा संकल्प दृढ़ होता जा रहा है। इस देश के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। ये मेरे मन में बहुत पक्का होता जा रहा है। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस का जाना तय है। अब ये सरकार का जाना तय है, उन्होंने भी मान लिया है। वो भी अब टिकटें निकाल रहे हैं, कहां कहां जाना उसके लिए सोच रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा मकसद सिर्फ उनको हटाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ उनको निकाल करके सजा करके सो जाना नहीं है। हमारा मकसद है 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करना। हमारा मकसद है आपके मन की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। जो सपने आपके हैं, वो सपने मेरे हैं। जो पीड़ा आपकी है, वो पीड़ा मेरी है। और इसलिए आपको इस सपनों को सच करना होगा तो आपके संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो तो आपकी बहन बेटी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जिए, ये आपका इरादा है। उसको पूरा करने के लिए दिल्ली में ढीली ढाली सरकार मत बनाइए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब परिवर्तन कर ही रहे हो तो फिर पूरा का पूरा क्यों नहीं करते हो? दिल्ली में अब ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। अस्पताल में पड़ी सरकार नहीं चाहिए।
मां बेटे के ऑक्सीजन पर जीने वाली सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली को एक सक्षम सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए, मजबूत कदम उठाने वाली सरकार चाहिए। खिरसी संभाल करके बैठे रहने वाले लोगों की अब दिल्ली को जरूरत नहीं है। देश को बचाने वाले चाहिए, कुर्सी बचाने वाले तो बहुत आए, बहुत चले गए। अब जरूरत है देश बचाने वाले लोगों की। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, पहले दौर के मतदाताओं ने सरकार को निकालने का काम पूरा कर दिया। आपका काम है मजबूत सरकार बनाना। मजबूत सरकार का मेरा साफ मत है, 300 से कम कमल अब दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए। 300 से ज्यादा कमल पहुंचाने का जिम्मा हम सभी देशवासियों का है। एक बार 300 से ज्यादा कमल दिल्ली में होंगे, भाइयों बहनों, ये देश दौड़ने लग जाएगा, समस्याएं सुलझने लग जाएगी, दुनिया भी हिंदुस्तान के प्रति सम्मान से देखना शुरू कर देगी और आप में भी जान आ जाएगी। आप देखना, आपके कदम दौड़ने लग जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है भाइयों बहनों, हम सब मिलकर के देखते ही देखते दुनिया के सामने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है 2001 में जब मैं गुजरात में आया, दो 2001 में मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आया तो उस समय थोड़े दिन पहले गुजरात में भूकंप हुआ था। जनवरी में भूकंप हुआ और मैं अक्टूबर में आया। सारी दुनिया मानती थी कि गुजरात अब खत्म हो गया, गुजरात अब मौत की चादर ओढ़ करके सोया है, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। 50 साल तक अब गुजरात की बात छोड़ो, ऐसा माहौल था। चारों तरफ निराशा थी, मलबे पड़े थे, लोग अस्पताल में करा रहे थे, सरकारी मशीनरी को कुछ सूझता नहीं था, यह हाल थे। भाइयों बहनों, ऐसे संकट में ईश्वर ने मुझे काम दिया और आज भाइयों बहनों मैं आपको मेरा रिपोर्ट देता हूं। सारी दुनिया को मानना पड़ा, इतनी भयंकर आफत में से गुजरात 3 साल के भीतर भीतर बाहर निकल गया था। और इसलिए मेरे पर भरोसा करिए, संकटों से सामना कर करके आगे रास्ता निकलने का रास्ता मैं पहले पार कर चुका हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है जो संकटों से समस्याओं का समाधान करके निकालने का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए मेरे नौजवान मित्रों, खास आपसे कहता हूं, आप रिस्क मत लीजिए। ठीक है, सरकारें सब ऐसी होती है, बने तो बने देखेंगे ना, हमारी मर्जी की सरकार बनाएंगे, हमारी आशा आकांक्षाओं को पूरी करें ऐसी सरकार बनाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए और ये अगर विश्वास होगा तो निकल पड़िए दोस्तों। अभी 3 हफ्ते आपके हाथ में है। ये 3 हफ्ते आपका भाग्य निर्माणित करने वाले हैं। मतदान के दिन सिर्फ मतदार नहीं, आप एक वॉलेंटियर बन जाइए। 50-100 लोगों को एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट डलवाइए। और अब देश में एक ही मंत्र होना चाहिए, अब देश मजबूत बनाना है, मजबूत सरकार बनानी है, मजबूती से मतदान करना है, मजबूती से देश को आगे बढ़ाना है। ये मजबूती का मंत्र लेकर के हम चले। 300 से ज्यादा लोकसभा के अंदर कमल पहुंचा करके और मेरे एनडीए के साथियों को भी इसके अतिरिक्त ज्यादा भेज करके 25 साल हो गए पार्लियामेंट में निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, सब अटका पड़ा है। देश को ऐसे डूबने नहीं दिया जाएगा।
और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं राजनीतिक भाषण के बजाय राष्ट्र नीति से प्रेरित मेरे देशवासियों से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं, ये मौका मत गंवाइए। आपके भाग्य को सुरक्षित करने के लिए, आपके संतानों की जिंदगी बदलने के लिए ये मौका मत गंवाइए। अपनों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़िए। ये चुनाव में देख रहा हूं, जाति बिरादरी से ऊपर उठ चुका है, संप्रदायवाद से ऊपर उठ चुका है, मेरे तेरे के भेद खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान का एक सपना बना है, देश बचाने के लिए मजबूत सरकार बनाओ। ये सपना बन चुका है और इसलिए भाइयों बहनों, मैं बार बार इसी बात का आग्रह कर रहा हूं। और जब 16 मई को नतीजे आए, हम सबको लगने लगे चलिए हमने अपना कर्तव्य निभाया है, अब सरकार अपना कर्तव्य निभाएगी। वो दिन आना चाहिए और वो दिन आ सकता है। समय, ये 3 हफ्ते बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है, मैं अभी तमिलनाडु जाकर के आया और मैं कहूंगा, मैंने तमिलनाडु में जो वेव देखा है, बड़ा गजब था भाइयों। ऐसी चमचमाती धूप में लाखों लोग तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए, भाइयों बहनों, नतीजे बड़े अद्भुत आने वाले हैं, अद्भुत आने वाले हैं। तमिलनाडु ने एक वायबल अल्टरनेट खोज लिया। 2 पार्टियों के झगड़ों में से तमिलनाडु निकलना चाहता है। उत्तर प्रदेश सपा बसपा के झगड़े से उत्तर प्रदेश बाहर निकलना चाहता है। हर एक को लगता है राजनीतिक उठापटक बहुत हो चुकी है, मारधाड़ की राजनीति बहुत हो चुकी है। सबको लग रहा है अब भविष्य के लिए जीना है, भविष्य के लिए सरकार बनानी है और ये काम इस चुनाव में नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, एक मजबूत सरकार के इरादे से आप मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे मुझे अपने को बात बताने का मौका मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे साथ एक साथ दोनों मुट्ठी ऊपर करके आप जोरों से बोलना चाहिए, भारत मां का जय जयकार करवाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान अवश्य कीजिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 125 करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के जो प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।